आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटका में बीजेपी की वापसी, येदियुरप्पा चौथी बार बने वजीर आला। आजम खान अपने मुतनाजिया कमेंट्स पर माफी मांगे या फिर स्पीकर उनके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। ऑल पार्टी मीटिंग में हुआ फैसला। कारगिल जंग के 20 साल मुकम्मिल, पूरे मुल्क ने पेश किया शहीदों को खिराज अकीदत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की खाली जायदादों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। एक मुल्क एक राशन कार्ड पर हैदराबाद में तजुर्बाती अमल शुरू। 1 अगस्त से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कार्ड होल्डर्स कहीं से भी हासिल कर सकेंगे राशन। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक बीजेपी चीफ BS येदियुरप्पा ने आज चौथी बार कर्नाटक के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। राजभवन में गवर्नर वजूभाई वाला ने उन्हें वजीर आला ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ लेने से पहले वो मंदिर पहुंचे और फिर बीजेपी दफ्तर। इसके बाद वो राजभवन पहुंचे, जहां उन्हें गवर्नर ने CM ओहदे का हलफ दिलाया। राजभवन जाने से पहले बीजेपी वर्कर्स से खिताब करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क दिखाना होगा, बदले की सियासत नहीं होगी और मैं अपोजिशन को साथ लेकर चलूंगा। रियासत की साबिक कांग्रेस JDS इत्तेहादी सरकार पर बरसते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि वो तुगलक दरबार था और उसमें रियासत की तरक्की रुक गई थी। उन्होंने एक ईमानदार हुकूमत देने का वादा किया। किसान, मछुआरे, कुम्हार, बुनकर, आदिवासी और वीकर सेक्शंस को नई हुकूमत से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इन उम्मीदों को पूरा करने येदियुरप्पा ने बीजेपी वर्कर्स से कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। बता दें कि येदियुरप्पा ने हलफ लेने से पहले अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव किया। BS येदियुरप्पा ने अपने नाम के अंग्रेजी स्पेलिंग न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करने के बाद येदियुरप्पा यानी YEDDYURAPP से D को हटाकर I जोड़कर येदियुरप्पा कर लिया है। नाम की स्पेलिंग बदलने के पीछे वो मानते हैं कि येदियुरप्पा उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ, खास तौर पर इसलिए कि वो पिछले 3 बार पूरे 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर सके। कुछ लोग होते हैं, कुछ CM होते हैं जो वास्तु में मानते हैं और येदियुरप्पा एक नए CM है जो न्यूमरोलॉजी में मानते हैं और अपने नाम से उन्होंने D को निकाल दिया। जुमे के रोज अचानक हुकूमत की तश्कील के बारे में बीजेपी लीडर ने कहा कि पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर अमित शाह ने उन्हें फ़ोन किया और हलफ लेने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उसके बाद येदियुरप्पा ने गवर्नर से मुलाकात की और तश्कील हुकूमत का दावा पेश किया। ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. तीन तलाक पर बहस के दौरान जुमेरात को स्पीकर की सीट पर ऐवान की सदारत कर रही बीजेपी कायद रमा देवी पर समाजवादी पार्टी MP आजम खान के
कंट्रोवर्शियल कमेंट्स का मामला एक दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर जुमे के रोज भी लोकसभा में एमपीज ने जमकर हंगामा किया और ऐवान में आजम खान को सस्पेंड करने की मांग की। एमपीज की इन मांगों और शोर शराबे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो पहले सभी पार्टीज के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करेंगे और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। लोकसभा में यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजम खान को या तो माफी मांगना चाहिए या उन्हें ऐवान से सस्पेंड किया जाए। इस मामले पर बोलते हुए एक और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने आजम खान के कमेंट्स को सभी एमपीज पर एक धब्बा बताया। इस मामले पर खुद रमा देवी ने आजम खान से माफ़ी की मांग की थी। रमा देवी ने कहा कि आजम खान ने कभी भी खवातीन की इज्जत नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पता है कि आजम खान ने जयप्रदा के बारे में क्या बोला था। उन्हें लोकसभा में रहने का कोई हक नहीं है। इस सिलसिले में लोकसभा स्पीकर ने सभी पार्टीज के साथ एक इजलास मुनक्किद किया जिसमें यह फैसला किया गया है कि आजम खान अपने बयान पर ऐवान में माफ़ी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस इजलास में अधीर रंजन चौधरी, जयदेव गल्ला, दानिश अली, सुप्रिया सुले और दीगर एमपीज भी मौजूद थे। आप सदन में बोल दें कि ऐसा कोई शब्द बोला तो मैं सदन में माफी चाहता हूं। बड़ी बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं जिससे किसी का मन दुखे। और पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से कोई अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। ठीक है, माननीय सदस्य शुरू करें। बात कह दीजिए माननीय अध्यक्ष जी। सब निकाल मैं बोलिए माननीय सदस्य। नहीं यार, ऐसे अपमानित होकर बोलने से कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं। मान्यवर, ऐसे अपमानित होकर बोलने से क्या हासिल है? ठीक है, श्रीमती किरण खेर। श्रीमती किरण खेर। अब इस विषय पर सर, इनमें से जिसको किरण खेर जी, जाने एक मिनट, कल्याण वर्ण जी, एक सेकंड बस, ये लास्ट I was not interfering anything. I was just hearing you. The Ali, Mr. Ali, when he was leaving aside, you just criticized that the Battamiji is unparliamentary word. You have said this. When he was going out from here, I am neutral person. I am no for nobody. Comments have come from this side, from this. I don't know exactly who has said so. Battamiji kar raha hai, chala jao, nikal jao idhar se. Just now it has been said. Just now it has been said, sir, I am not telling you lies. This is not proper. आप बोला है ना 303% आ जाके, what is this behavior? He is going out and this is the comments are being passed every time. This is also not allowed. Maybe, sir, just 1 minute I will take. Maybe when I am speaking, when you are allowing me to speak, if I use unparliamentary word, this is bad. Similarly, when I am sitting, I am not speaking. I am passing certain comments which are unparliamentary. That are also bad. Similarly, that are also bad. Therefore, this is also not fair. This is also not good. And I have heard it. I was sitting here silently. These comments have come from this side, from the two benches. I don't know who has made. This is improper. This should not be done. माननीय सदस्य, जब एक बार आप भी बोले। अधीर रंजन जी शॉर्ट में बोल। सर शॉर्ट में, सर ये सदन के अंदर हम एमपीज लोग कैसे चलेंगे, क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ रूल बुक्स है, प्रोसीज्योर्स है, डायरेक्टर्स, आपका डायरेक्शन भी है और साथ ही साथ कॉल सेक्टर सारे किताबें वगैरह सब कुछ है और खासकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे तो हम आपके सामने पेश करेंगे हमारा तर्क पेश करने के बाद सदन की आप मालिक है, आप तय करेंगे कि किसको यहाँ से हटाना जाए और किसको यहाँ के रखा जाए, किसको एक्सपांड किया जाए, किसको यहाँ रखा जाए। हमें बहुत बड़ी अच्छा लगता है कि आप एक जब ये कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे वो कोई भी हो। मैंने शब्द नहीं बोला, छोड़ने वाला शब्द नहीं बोला। नहीं, सत्ता पक्ष या विपक्ष
सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं सर। हम भी ऐसा ये चाहते हैं कि कोई भी हो, आप किसी को नहीं छोड़ने वाला है। अगर कोई दोष करेगा, कोई गुनाह करेगा, कोई गलती करेगा, तो आप किसी को नहीं छोड़ने वाला हो। ये मैसेज हमें मिल गया है, इसलिए हम बड़ी साहसी से सर, बड़ी दृढ़ता के साथ आपके सामने हर बात रखते हैं सर। एक बात, सब खत्म होने की बात, आपको व्यवस्था देने की बाद, आप जब उनको बोलने का मौका दिया, फिर दोबारा कोई चले जाए किसी के बात पे रूट कर, और वो भी जब ट्रिपल तलाक बिल पे चर्चा होने लगे, और तब ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के 2-3 लोग अगर चला जाए, ये हम सबके लिए अशोभनीय होते हैं। मुझे लगता है ये बाहर में ये बुरा संदेश जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा धैर्य सत्ता पक्ष के रहने होना चाहिए। हम जैसे आप अधीर ना हो, आप ज्यादा धीर हो, आप ज्यादा धीर हो, क्योंकि सरकार आपका है, 353 सदस्य आपका है, तो आपका जिम्मेदारी ज्यादा मानते हैं। ये अगर इतने अच्छा हमारे स्पीकर साहब मिले हैं, जब हम सबको साथ न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको उनको मदद करना चाहिए, ये मेरा राय है। माननीय सदस्यगण, अधीर रंजन जी ने कहा, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम स्पंज और कार्रवाई से हटा तो देते हैं, लेकिन ये भी उचित नहीं है कि सदन में कोई इस तरीके की भाषा बोले फिर कहोगे इसको स्पंज कर दे। ये भी उचित मैं नहीं समझता, क्योंकि एक बार जनता के बीच में वो भाषा चली जाती है तो जनता में संसद के प्रति एक भाव गलत बनता है, इमेज बनती है। इसलिए मेरा समझ, बोलते समय हम सभी मान्य सदस्य संसद की गरिमा के अनुसार बोले, कोई एक भी शब्द अपन को स्पंज करने की आवश्यकता इस संसद में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को लेकर लगाई गई एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मरकजी हुकूमत और 10 रियासतों से पूछा कि उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। पिटीशन में यह इल्जाम लगाया गया था कि रियासती हुकूमतों ने ऐसी दहशतगर्दी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी 10 नुकाती अहकाम का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मॉब लिंचिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे रोकने के लिए कुछ कदम बताए थे। इनमें से एक कदम कोर्ट ने ऐसे मुजरिमीन से निपटने के लिए कड़ाई से कानून का पालन करना बताया था, जो कानून के उसूल और मुल्क के सोशल स्ट्रक्चर के लिए खतरा है। जुम्मे के रोज़ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली एक बेंच ने मरकज़, ह्यूमन राइट्स कमीशन और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत 10 रियासतों को पिटीशन पर कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस ऐसे वक्त जारी किया गया जब कुछ हस्तियों के 2 ग्रुप ने लेटर बनाम लेटर की लड़ाई छेड़ दी है। पहले 49 हस्तियां जिनमें इंटेलेक्चुअल्स, एक्टर्स और प्रोफेशनल्स ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखा। इसमें मुस्लिम, दलित और दीगर कम्युनिटीज़ के खिलाफ हो रही मॉब लिंचिंग पर रोक की मांग की गई। हुकूमत ने फौरन इन इल्जामात को खारिज कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में मॉब लिंचिंग पिटीशन पर सुनवाई से महज कुछ घंटों पहले ही 62 हस्तियों ने वजीर आजम के नाम खुला खत लिखकर पहले लिखे गए हस्तियों के खत का विरोध की मुखालिफत की और उसे सिलेक्टिव गुस्सा करार दिया। 20 साल पहले आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान ने कारगिल जंग में जीत हासिल की थी। इस दिन को हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चली कारगिल जंग हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी और जांबाजी की एक ऐसी मिसाल है जिस पर हर हिंदुस्तानी को फख्र है। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में मुल्क ने 527 से ज़्यादा बहादुर जवानों को खोया था, वहीं 1300 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। वैसे तो पाकिस्तान ने इस जंग की शुरुआत 3 मई 1999 को कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 फौजियों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब हिंदुस्तानी हुकूमत को मिली तो फौज ने पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। इस जंग में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज़ों ने 1200 उड़ानें भरी, जिसमें से 550 उड़ानों में जहाज़ों ने बमबारी की। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की मदद से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस जंग में बड़ी तादाद में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोटर,
तोपों और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज फी मिनट 1 राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही एक ऐसी जंग थी जिसमें दुश्मन मुल्क की फौज पर इतने बड़े पैमाने पर बमबारी की गई थी। INN चैनल कारगिल जंग के उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करता है जिन्होंने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए एक अजीम कुर्बानी दी। मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान। बर्फीली उन चट्टानों पे तू शोला बन के लड़ता रहा, जिस्मों के जख्म नहीं देखे बस आगे बढ़ता रहा। दुश्मन का हौसला चूर किया, उन्हें हारने पे मजबूर किया। जब गोली लगी तेरे सीने पे तब ठहर गई मेरी सांसें। जब तूने मुझे अलविदा कहा तो बरस पड़ी मेरी आंखें। सूरज की तरह ताबिंदा है तू, मर के भी तो जिंदा है। मेरे खेतों में खलिहानों में तू लहराए, मेरी फसलों में तेरी ही झलक दिखे मुझको, मेरी आने वाली नस्लों में। खाया नमक मेरा उसका पूरा हक अदा किया। कुर्बानी किसको कहते हैं सारी दुनिया को बता दिया। हर हिंदुस्तानी कहता है तू उसके लहू में बहता है। तेरे माता पिता बीवी बच्चे रहते हैं मेरी पनाहों में, कभी आँच नहीं आने दूंगा, कभी आँच नहीं आने दूंगा। रखूंगा उन्हें निगाहों में, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान।
तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की मखलूआत जायदादों पर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने दोनों रियासतों को इस बात का भी इंतबाह दिया है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट ना पेश करने की सूरत में दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों के फुकदान और असातिज़ा की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए दोनों रियासतों की हुकूमतों को हिदायत देने से मुताल्लिक दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने क़ब्ल अज़ीं इस केस की समाअत करते हुए दोनों रियासतों को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। ताहम दोनों रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नाफिज होने के बाद अदालत से मज़ीद वक्त मांगा गया था। ताज़ा तौर पर आज इस केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों को नोटिसें जारी की हैं। वन नेशन वन कार्ड यानी एक मुल्क एक कार्ड के जरिए राशन की फराहमी का अमल हैदराबाद में तजुर्बे के तौर पर शुरू किया जा रहा है। 1 अगस्त को 4 रियासतों में इसकी सहूलत दस्तयाब होगी। 1 अगस्त से आंध्रा और तेलंगाना रियासत की आवाम दोनों रियासतों में किसी भी राशन शॉप से राशन हासिल कर सकते हैं। तजुर्बे के तौर पर आंध्र प्रदेश के मुतवत्तिन को हैदराबाद में राशन दिया जाएगा। नकले मुकाम करने वाली आवाम को सहूलत पहुँचाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। इस प्रोग्राम पर आइंदा साल जून से मुल्क भर में अमल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक क्लस्टर और गुजरात और महाराष्ट्र को दूसरा क्लस्टर बनाया है। सिविल सप्लाईज कमिश्नर ने बताया कि रियासत के 2 करोड़ 82 लाख राशन कार्ड होल्डर्स रियासत में किसी भी मकाम से किसी भी राशन की दुकान से राशन हासिल कर सकते हैं। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सेंधी पैदावार के दरख्तों को काटने पर आबकारी एक्ट के सेक्शन 27 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तासींदों के 7 करोड़ 75 लाख के बकायाजात को हुकूमत ने माफ़ कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले से 2,23,000 तासींदों को फ़ायदा पहुंचेगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अब तक 2 करोड़ 84 लाख पौधे लगाए गए हैं, मज़ीद पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दरख्तों को काटेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा उसकी तस्वीर खींचकर महकमे के इल्म में लाएं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि सेंधी के दरख्तों के मामले में आबकारी महकमा कार्रवाई करेगा, दूसरे दरख्त काटने पर महकमे जंगलात कार्रवाई करेगा। जब उनसे सवाल किया गया कि सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान भी मौजूदा दरख्तों को काटा जाएगा, इस पर वजीर मौसूफ खामोश रहे। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि 1 माह के अंदर टीआरएस पार्टी ने 60 लाख अफराद को पार्टी की रुकनियत देते हुए मुल्क भर में एक तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव की सदारत में आज पार्टी के आमिला का इजलास तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम की कामयाबी और बल्दी इंतखाबात की सरगर्मियों को तेज करने और तंजीमी कमेटियों की तश्कील व दीगर उमूर पर तफसीली जायजा लिया गया। राजेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना भवन में आमिला के इजलास की रुदात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि 30 जुलाई तक पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम की तफसीलात को रवाना करने की अजला के कायदीन को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि रुकनियत साजी के जरिए पार्टी को 15 करोड़ रुपए की रकम हासिल हुई है। टीआरएस की रुकनियत साजी हासिल करने वाले तमाम कारकुनों को इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। 1 अगस्त से तमाम कारकुन के हादिसाती बीमा का अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत के फलाही कामों और तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतासिर होकर आम आदमी भी रजाकाराना तौर पर टीआरएस की रुकनियत हासिल कर रहे हैं। हर असेंबली हल्के में 50,000 अफराद को रुकन बनाने का निशाना मुकर्रर किया गया था, लेकिन कई हल्कों में ये निशाना उबूर हो गया। गजवेल और पालाकुर्ती असेंबली हल्कों में 70,000 से ज़्यादा अफराद ने पार्टी की रुकनियत दी, जबकि 20 से ज़्यादा असेंबली हल्कों में 50,000 से ज़्यादा अफराद ने रुकनियत हासिल की है। उन्होंने कहा कि आइंदा 5 दिन में मजीद अफराद पार्टी की रुकनियत हासिल कर सकते हैं। शहरी इलाकों में फौरी तौर पर बूथ कमेटियों को तश्कील देने की तारक रामाराव ने हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि नई कमेटियों के अराकीन को अनकरीब तरबियत फराहम की जाएगी।
कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि बीसी क्रीमी लेयर की वजह से पसमानदा तबकात के अफराद को तहफ़्फ़ुज़ात के अमल में नाइंसाफ़ी हो रही है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि बीसी क्रीमी लेयर से दस्तबरदारी का मरकज़ से मुतालबा करने के लिए रियासतों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी राहुल गांधी को एक मकतूब रवाना करते हुए इस सिलसिले में मरकज़ पर दबाव डालने की ख्वाहिश करेंगे। कांग्रेस कायद ने कहा कि पसमानदा तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए क्रीमी लेयर से दस्तबरदारी ज़रूरी है। उन्होंने पसमानदा तबकात की तरक्की व बहबूद के लिए काम करने वाली जमातों और कायदीन को मशवरा दिया है कि वो अपनी जद्दोजहद ऐवानों में बीसी तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए ना करें बल्कि क्रीमी लेयर को ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद करें। इस मौके पर हनुमंतराव ने कानून हक़ मालूमात यानी RTI के तरमीमी बिल की मंजूरी पर मरकज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह कानून आम आदमी के लिए हुकूमत की कारकर्दगी जानने के लिए एक हथियार साबित होता है, लेकिन इसको कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी तरमीमी बिल की तायद करते हुए अपने खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को तेलंगाना कानून साज असेंबली के मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर उन्होंने सेक्रेटरी कानून साज असेंबली नरसिम्हाचार्युलू के खिलाफ तहरीक मरात यानी प्रिविलेज मोशन की नोटिस देने का इंतबाह दिया, जिस पर असेंबली के सेक्रेटरी ने रुकने पार्लियामेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दे दी। बताया गया कि रेवंत रेड्डी ने आज सुबह 10 बजे ही असेंबली में वाक़ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की जानिब से असेंबली के सेक्रेटरी से रेवंत रेड्डी को शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। ताहम बताया गया कि सेक्रेटरी ने इसकी इजाज़त नहीं दी। CLP के अमले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना देने की इत्तला रेवंत रेड्डी को दी, जिस पर रेवंत रेड्डी असेंबली पहुंच गए और सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना देने की वजूहात जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बताया गया कि रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरी के खिलाफ तहरीक मराज शिकनी की नोटिस देने का इंतबाह दिया। बाद अज़ा उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दी गई। వాళ్ళ నమ్మకాన్ని వాళ్ళు చేరిన పార్టీ వమ్ము చేసింది. వాళ్ళు ఏం చేయాలో వాళ్ళు ఆలోచన చేసుకోవాలి. నాకంటే సీనియర్ నాయకులు అనుభవజ్ఞులు వాళ్ళు ఒక ఆలోచనతోనే అక్కడ చేరినరు. వాళ్ళ ఆలోచనకు భిన్నంగా అక్కడ పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ భిన్నమైన పరిణామాల మధ్యలో మీరు ఇమడగలరా అని మాత్రమే అడుగుతున్న మిత్రులుగా సేవభిలాషులుగా. వాళ్ళకి నాకంటే రాజకీయంగా ఎక్కువ అనుభవం ఉంది, పరిపక్వత ఉంది. కానీ అనుకోకుండా వీళ్ళ మోసానికి బలైన వాళ్ళిద్దరు ఇంకో ఇద్దరు బలి కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ గొంతుగా మా గొంతు కూడా పోయినని వీళ్ళిద్దరు ముందు కురుకుతుర్రు. వాళ్ళ శ్రేయోభిలాషులుగా వాళ్ళకు విడమర్చి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులో రాజకీయపరమైన ఆరోపణ కానీ లేకపోతే రాజకీయ స్వార్థం రెండూ లేవు. రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఒక మాట ఏమన్నారంటే ప్రత్యామ్నాయం టీఆర్ఎస్ కు బీజేపీ అని చెప్తున్నప్పటికీ ఇక్కడ నాయకత్వంతోటే పోతున్నటువంటిది ప్రధానం. దానిపైన మీరేమంటారు? ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పిండు అనే దాని మీద ఆయనే వివరించగలడు. లేకపోతే ఆయన కంటే పెద్ద ఆయన వెంకన్న ఉన్నాడు, వాళ్ళ అన్న సొంత అన్న. ఆయన గురించి పూర్తిగా అవగాహన ఉన్న వాళ్ళ పెద్ద అన్న చెప్తే బాగుంటుంది. ఈ రెండిట్లలో వీళ్ళనైనా వాళ్ళనైనా అడిగి తెలుసుకో. कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने TRS पर बीजेपी के साथ खुफिया मुफाहमत का इल्ज़ाम आयद किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में इन दोनों जमातों की लड़ाई सिर्फ दिखावा है। गली में एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ जाहिर करते हुए आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन दोनों जमातों की दोस्ती दिल्ली में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हर बिल की मंजूरी में TRS मोदी हुकूमत का साथ दे रही है। रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस ने कहा कि RTI के तरमीमी बिल की राज्यसभा में मंजूरी के लिए TRS के रुकन संतोष कुमार स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचकर इस बिल की तायद की थी। रेवंत रेड्डी ने दोनों जमातों की दोस्ती पर मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी से भी वजाहत करने का मुतालबा किया, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ये कहते आ रहे हैं कि TRS कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी। उन्होंने बीजेपी लीडर जितेंद्र रेड्डी और DK अरुणा से भी इसकी वजाहत करने पर जोर दिया है, जो TRS के खिलाफ बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR और अमित शाह मिलकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में धांधली होने का इल्ज़ाम आयद करने वाली बीजेपी लीडर्स क्यों इसकी तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। ESI और सहारा स्कैम के मामले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़रा के साथ शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। TRS के अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव, डॉक्टर के केशव राव, संतोष कुमार, बंडा प्रकाश ने पार्लियामेंट के अहाते में तेलंगाना के हरिताहरम प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर पौधे लगाए। इस मौके पर TRS के अरकान पार्लियामेंट ने दीगर रियासतों के अरकान पार्लियामेंट से तेलंगाना के हरिताहरम प्रोग्राम से वाकिफ करवाया।
टीआरएस के एमपीज की दावत पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, मरकजी वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा प्रकाश जावड़ेकर, वजीर सेहत हर्षवर्धन ने हरितारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। टीआरएस एमपीज ने मरकजी वज़रा और दीगर अरकान पार्लियामेंट को बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने हरितारम प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 5 साल के दौरान करोड़ों पौधे लगाए, जिसके जरिए अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स को भी तरक्की दी गई। इस मौके पर मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वो तेलंगाना के हरितारम प्रोग्राम से वाकिफ हैं, वो खुद भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने तेलंगाना पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का इल्जाम आयद किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए डी अरविंद ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान एक शख्स ने सोशल मीडिया पर इंटेलिजेंस इत्तलात के नाम पर बीजेपी की इम्कानी कामयाबी से मुतालिक एक प्याम पोस्ट किया था। इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि खलीजी मुल्क में मुलाजिमत करने वाले इस शख्स का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे तेलंगाना पुलिस कई तरह से हरासा कर रही है। उन्होंने तशवीश जाहिर की है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी की कामयाबी के इम्कानात पर प्याम पोस्ट करने वाले को हरासा करते हुए इसके रोजगार को छीन लिया गया है। रुकने पार्लियामेंट बीजेपी ने कहा कि मकामी पुलिस से इस सिलसिले में इस्तिफसार करने पर बताया गया कि उन्हें पुलिस के आला ओहदेदारों का दबाव है। अरविंद ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए रियासत के 16 पार्लिमानी हलकों में टीआरएस की कामयाबी का दावा किया था। ऐसे में इंटेलिजेंस का नाम इस्तेमाल करने वाले चंद्रशेखर राव के खिलाफ रियासती पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस से इस्तिफसार किया है कि आया चंद्रशेखर राव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाने वाला है। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि कानून के सामने हर शख्स बराबर होता है। इस दौरान करीमनगर के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने भी मीडिया से बात करते हुए गौड़ तबके के चंद अफराद पर टीआरएस कायदीन के हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन के हमले के खिलाफ शिकायत के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले मुतासरीन के खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि मुनासिब सबूत के बगैर ही उनके खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और गैर कानूनी तौर पर 13 अफराद को जेल रवाना कर दिया गया। उन्होंने हुक्मरान जमात पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुतासरीन को हर तरह से हरासा कर रही है। मुतासरीन को जमानत पर रिहा होने का भी मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। बंडी संजय ने कहा कि इस वाक़े से ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी को वाकिफ करवाया गया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए इस मसले को बीसी कमीशन से रुजू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के सदर नशीन के तौर पर अरकान असम्बली को एजाजी सदर नशीन के तौर पर मुकर्रर किया जा रहा है, ताकि किसानों के मसाइल से हर रुकने असम्बली वाकफियत हासिल करते हुए उन मसाइल को हुकूमत की तवज्जो दहानी करवा सके। रियासती असम्बली में मार्केटिंग बिल 2019 पर हुए मबाहिस में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से अरकान असम्बली को रास्त तौर पर हुकूमत से किसानों के मसाइल को बताने की सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अक़ल तरीन कीमतों की अदायगी के लिए उनकी हुकूमत ने 3000 करोड़ रुपये बजट में मख्तस किए हैं। तवील मबाहिस के बाद रियासती असम्बली में मार्केटिंग बिल को मंजूरी दे दी गई है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारका रामाराव ने 3 तुलबा को तालीम के लिए इमदाद फराहम की है। तेलंगाना स्टेट में पहला रैंक और आंध्रा एमसेट में 8वां रैंक और नीट इम्तिहान में 50वां रैंक हासिल करने वाले कुशवंत की माली हालत ठीक नहीं थी। इसको दिल्ली के एम्स में दाखिले के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। इसके अलावा के लावनिया और जी रामाराव को आला तालीम के लिए अपने तौर पर मदद की। इन तुलबा के वालिदैन माशी तौर पर काफ़ी कमज़ोर हैं। नाज़रीन, प्राइम टाइम में आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटका में बीजेपी की वापसी, येदियुरप्पा चौथी बार बने वजीर आला। आजम खान अपने मुतनाज़िया कमेंट्स पर माफी मांगे या फिर स्पीकर उनके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। ऑल पार्टी मीटिंग में हुआ फैसला। कारगिल जंग के 20 साल मुकम्मिल, पूरे मुल्क ने पेश किया शहीदों को खिराज अकीदत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की खाली जायदादों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। एक मुल्क एक राशन कार्ड पर हैदराबाद में तजुर्बाती अमल शुरू। 1 अगस्त से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कार्ड होल्डर्स कहीं से भी हासिल कर सकेंगे राशन। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए एएनएन चैनल।